देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच व्यापार को लेकर कुछ समझौते हुए हैं, लेकिन इस समझौते से नेपाल कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत और चीन ने यह फैसला लिया है कि लेपुलेख पास के जरिए वो अब आपस में व्यापार करेंगे, जो नेपाल को पसंद नहीं आ रहा है। क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्या कारण है, नेपाल का इस पर क्या रुख है, भारत ने क्या जवाब दिया है, वो हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लेपुलेख भारत चीन लेपुलेख दर्रे से व्यापार करेंगे। भारत चीन ने लेपुलेख के साथ साथ शिपकिला और नाथुला जैसे दर्रों से व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। इस फैसले पर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे एक तरफा और अस्वीकार्य बताया है। अब आपको बताते हैं कि नेपाल का इस पर क्या दावा है। तो 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रे का दक्षिणी हिस्सा, जिसे कालापानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, नेपाल का अभिन्न अंग है। नेपाल ने 2020 में एक नया नक्शा जारी करके लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपने क्षेत्र में शामिल किया था। नेपाल का कहना है कि भारत को इस क्षेत्र में कोई भी गतिविधि जैसे व्यापार या सड़क निर्माण नहीं करना चाहिए। अब इस पर भारत ने जवाब दिया है। भारत का क्या रुख है वो आपको बता दें। भारत ने नेपाल के दावों को अमान्य और ऐतिहासिक तथ्यों से परे बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि यह व्यापार दशकों पुराना है और कोविड-19 तथा अन्य कारणों से इसमें हाल में रुकावट आई थी। अब व्यापार फिर से शुरू किया गया है। नेपाल के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार है। अब आपको बता दें लिपुलेख दर्रे का महत्व क्या है। उत्तराखंड में भारत, चीन और नेपाल के त्रिजंक्शन पर स्थित है। भारत के लिए यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। चीन के लिए यह तिब्बत के पुरंग व्यापार केंद्र से जुड़ा हुआ है। लिपुलेख दर्रे से तीनों देशों की सीमाएं मिलती है। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए क्यों जरूरी है लिपुलेख। यह दर्रा भारत को तिब्बत तक पहुंच प्रदान करता है और सीमा पर सैन्य तैनाती के लिए रणनीतिक लाभ देता है। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के संदर्भ में इस सड़क का महत्व और बढ़ जाता है। 2024 में उत्तराखंड राज्य की सरकार ने ओल्ड लिपुलेख पास दृष्टिकोण बिंदु विकसित किया, जहां से माउंट कैलाश दिखता है, जिसने तीर्थयात्रा को और आकर्षक और आसान बना दिया है। लिपुलेख भारत चीन व्यापार का पारंपरिक मार्ग रहा। भारत चीन के बीच 1954 में शुरू हुआ व्यापार 1962 के युद्ध के बाद बंद हो गया, लेकिन 2015 में दोनों देशों ने इसे फिर से खोलने पर सहमति जताई। 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के बाद इस मार्ग को फिर से खोलने का फैसला हुआ, जो सीमा व्यापार को बढ़ा रहा है। यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। यही बात नेपाल को बुरी लग गई और उसने लिपुलेख पर अपना आधारहीन दावा कर दिया, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो अब नेपाल की तरफ से उठाए जा रहे हैं, नेपाल की तरफ से दावा किया जा रहा है और नेपाल ने साफ ये हिदायत दी है भारत को कि ये व्यापार लिपुलेख मार्ग से बिल्कुल भी ना करें। हालांकि इन तमाम दावों को भारत ने खारिज किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित पांडे जुड़े हुए। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, एक तरफ जहां भारत अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे, दूसरी तरफ चीन भारत के रिश्ते सुधर रहे, लेकिन अब इस रिश्ते में नेपाल फूट डालने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। आखिर इस मार्ग से अगर व्यापार होता है भारत चीन के बीच, इसमें नेपाल को क्या परेशानी है? देखिए, वो सबसे पहली बात कि नेपाल से ज़्यादा कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए टेंशन वाली बात है कि भारत और चीन एक बार फिर से अब सहमत हुए हैं इस बात पर कि लिपुलेख पास से वो व्यापार शुरू करेंगे। और जब पिछली बार व्यापार हो रहा था तो लगभग 31.6 लाख डॉलर का व्यापार इस मार्ग से होता था और अब की उम्मीद ये है कि ये व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं नेपाल से ज़्यादा सबसे पहली बात तो अमेरिका को टेंशन होगी, क्योंकि अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में ट्रंप का जिस तरीके से व्यवहार भारत के खिलाफ रहा है, उसके बाद भारत अब वैश्विक रूप से दुनिया की और मार्केट को देख रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी मार्केट में अब भारत को दबाव की स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है।
रूस ने भी हाल फिलहाल में यही कहा कि जो आप सामान अमेरिका को देते हैं आप हमें दीजिए, हमें बेचिए और दुनिया की और मार्केट को ध्यान दीजिए, हम 5% और ज़्यादा कम कर देंगे पैसा आपको क्रूड ऑयल में। तो रूस उधर भी भारत के सामानों को मंगवाने की कोशिश कर रहा है। और चीन के साथ अगर भारत के संबंध अब इस तरीके से सही होने जा रहे हैं और होते हुए दिख रहे हैं, यांग यी की भारत में यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, एस जयशंकर का चीन जाना और राजनाथ सिंह का चीन जाना, यह दर्शाता है पिछले 1 महीने के अंदर कि दोनों देशों के बीच एससीओ समिट से पहले बहुत कुछ पक चुका है, बहुत कुछ तैयारी हो चुकी है और उसमें लिपुलेख मार्ग एक अहम कड़ी होगी व्यापार को बढ़ाने में। हालांकि बहुत ज़्यादा व्यापार यहाँ से नहीं होता कि बहुत वाणिज्यिक व्यापार है यहाँ पर बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत से चीन इस रास्ते से निर्यात करता है। मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, मसाले, जड़ी बूटियां, गुड़, ऊनी सामान और कपड़ों का निर्यात होता है और चीन से भारत को आयात होता है यहाँ पर रेशम, ऊन, चाय, नमक, कालीन और कुछ हस्तशिल्प का आयात भी होता है। तो ये इस मार्ग से जो मुख्य व्यापार है ये इस चीज का होता है, लेकिन अब की ये प्रयास किया जा रहा है कि इस व्यापार को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो वाणिज्यिक व्यापार नहीं था यहाँ पर वो व्यापार भी शुरू किया जाए और 31.6 लाख डॉलर का व्यापार जो कोविड के पहले तक था उसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर भारत और चीन के बीच ये रिश्ता प्रगाढ़ होता है और लिपुलेख मार्ग से ये व्यापार और ज्यादा बढ़ता है तो दोनों देशों की इस दोस्ती से अमेरिका को टेंशन होगी। एक तो ये बात अमेरिका को अब समझ में आ रही होगी। बात रही नेपाल की, तो नेपाल ने कोविड के बीच में बहुत कुछ इस एरिया में आकर अपनी धाक जमाने की कोशिश की, क्योंकि चीन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नेपाल में हुआ था और चीन में बहुत तख्ता पलट वाली स्थिति, नेपाल में तख्ता पलट वाली स्थिति भी रही। और ये वही दौर था जब श्रीलंका पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चुका था। श्रीलंका में पूरा बवाल मचा और वहाँ पर पूरी सरकारें उखाड़ कर फेंक दी गई, जो हाल बांग्लादेश में भी हाल फिलहाल में देखा, वही नेपाल में भी हो रहा था। लेकिन अब नेपाल में एक बार फिर से स्थिरता देखने को मिल रही है। हिंदूवादी सरकारों की वहां पर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र ही था, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो अब भारत और नेपाल के अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो अच्छा है, वरना जो चीन के हाथों में बैठा था नेपाल, अब उस नेपाल को उस वक्त कोविड के टाइम पर लगा कि वो चीन के सहारे भारत पर दबाव बना सकता है। इसीलिए लिपुलेख मार्ग जो कि बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर उसने बहुत ऐसी गतिविधियां की, बहुत ऐसे दावे किए, जो उन्होंने मैप छपा उनके यहाँ, वहां पर उन्होंने पूरा एरिया अपने हिस्से में दिखा दिया, जबकि उत्तराखंड के हिस्से में, और तीनों देश की सीमाएं यहाँ से लगती हैं, चीन, भारत, नेपाल की। और ऐसे में भारत के लिए लिपुलेख मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल को लगता था कि यहां पर अगर वो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, यहां पर नेपाल अगर ज्यादा पकड़ बना लेगा तो वो चीन के करीब भी हो जाएगा और फिर भारत से उसको खतरा भी कम हो जाएगा। हालांकि भारत से खतरा कभी नेपाल को नहीं रहा, लेकिन जब सरकारें नेपाल में बदली, जब वहां पर पीएम बदले और लगातार चीन के हाथ में बैठा नेपाल, तो नेपाल को भड़काया गया और उसके वजह से भारत से भी रिश्ते उसके खराब हुए। वरना रोटी और बेटी का संबंध बहुत पुराना रहा है, आज से नहीं सदियों पुराना रहा है और उस रिश्ते को अब भी भारत निभाता है। अब भी उनके राइफल्स वाले यहीं पर आकर काम करते हैं, भारत सरकार सैलरी भी देती। तमाम बातें ऐसी हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से लिपुलेख मार्ग को एक बार फिर से खोलने की बात हुई है, उसके पीछे 2-3 कारण ये समझ में आते हैं कि रूस, चाइना और भारत अब एक अलग मार्केट दुनिया में बनाने की तैयारी में है, क्योंकि अमेरिका से बात सब आ चुके हैं। अलास्का में मुलाकात होती है दोनों राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की, वहां पर भी कुछ अच्छे समझौते नहीं हो पाते हैं, युद्ध रूस यूक्रेन का थमता नहीं है। तो ऐसे में रूस अब ये चाह रहा है कि चाइना और भारत के संबंध अच्छे हों और हम तीनों मिलकर वो जो डॉलर की मोनोपोली है उसको हम खत्म करें। और यही वजह है कि भारत अब अपने पैसे में व्यापार करने की तैयारी कर रहा है। लगभग 20 से 22 देशों से भारत अब अपने पैसे में व्यापार करेगा। तो इसकी वजह से भी ये तीनों देश एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन अगर साथ होंगे तो रूस भी उसमें शामिल होगा और रूस को इन सब बातों के बारे में निश्चित तौर पर पता होगा। अभी जब जयशंकर गए थे तो वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब उन्होंने पुतिन से बात की थी तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे भेजा है। उन्होंने पूरा ब्रीफ किया और फिर कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री से आपकी बात हो और प्रधानमंत्री रूस भी आए। दोनों देशों के पॉलिटिकल कैलेंडर को देखकर ये दौरा हम तय करेंगे और उस दौरान हमें बहुत कुछ बातचीत आपसे करनी है। प्रधानमंत्री ने अभी इसलिए भेजा है कि मैं अभी तक जो कुछ हुआ हो आपको ब्रीफ कर सकूं सामने से आकर। तो ये सब बातें भी हुई होंगी कि क्या कुछ इस वक्त चीन के साथ भारत के संबंध चल रहे हैं। दूसरी बात,
भारत और चीन के बीच विवाद कब आया? जब गलवान हुआ। गलवान में जब झड़प हुई और उस झड़प ने खाइयां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और यही वजह कि कोविड के बाद भी स्थितियां भारत और चीन के बीच ठीक नहीं हो पाई। वरना कोविड के वक्त बंद किया गया था, जब पूरी दुनिया बंद थी, पूरा देश बंद था, उस वक्त बंद किया गया था। और उसके बाद जब गलवान उसी बीच होता है तब फिर ये स्थिति और खराब हो जाती है, फिर लिपलेख मार्ग खुलता ही नहीं है। लेकिन अब यांग ई का भारत आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, भारत के तमाम बड़े अधिकारियों का चीन जाना, वहां पर मुलाकात करना, इस दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी टेंशन वाली बात है, ये बांग्लादेश के लिए भी टेंशन वाली बात है, और नेपाल के लिए तो है ही। नेपाल तो अभी इतना बड़ा है नहीं कि वो सामने से आकर भारत को उसका विरोध कर सकेगा, भारत को कुछ बोल सकेगा, लेकिन वो लिपलेख मार्ग हो, उसको लगातार यही कहता है कि ये हमारे हिस्से में है, मैप में उसने दिखाया। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी कि देखिए, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, अगर कुछ भी मनमुटाव है तो बैठकर बात करने के लिए हम तैयार हैं, और आपका हमारा जो संबंध था वो दुनिया में और देशों के बहुत कम संबंध होते हैं, रोटी और बेटी का संबंध बहुत कम होता है, तो उस संबंध को हमें आगे ले जाना है। और नेपाल को भी अगर आगे बढ़ना है तो उसको भारत को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर उसको ये लग रहा हो कि चीन के हाथों में जाकर नेपाल सुरक्षित रहेगा तो उसको दो तस्वीरें केवल देख लेनी चाहिए। एक श्रीलंका की वो तस्वीरें देख ली चाहिए जब पूरी तरीके से चीन वहां पर हावी हुआ, इतना कर्ज दिया कि उनके हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, फिर पूरे देश में विद्रोह हो गया। बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना के घर में आपने तस्वीरें देखी, पब्लिक घुस गई, बवाल काटा, तोड़फोड़ की, वही वहां पर हुआ। राष्ट्रपति को भागना पड़ा, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, सब छोड़कर भागे। फिर भारत ने ही श्रीलंका का साथ दिया, भारत ने कैश, दवाइयां, दाल, चीनी, सुई सब कुछ पहुंचाई, मतलब सुई से लेकर उनको पैसे तक दिया भारत ने कि वहां की स्थितियां बेहतर हों, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अगर आस पड़ोस में स्थितियां इतनी खराब हों कि भारत के लिए टेंशन बन जाए। बांग्लादेश की स्थितियां खराब हुई तो भारत के अभी भी स्थिति वहां पर अच्छे संबंध नहीं बन पाए हैं, लेकिन वहां पर भी भारत ने जितनी हेल्प हो सकती थी की। जब प्लेन क्रैश वहां पर हुआ तो भारत ने ही सबसे पहले डॉक्टर्स भेजे। हालांकि कई व्यापारों को लेकर अभी प्रतिबंध है, भारत अब थोड़ा बांग्लादेश को सबक सिखाने के भी मोड़ में है। वही हाल नेपाल का है। अगर नेपाल चीन के हाथ में बैठने की कोशिश करेगा तो उसको अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा। रही बात, अब यहां पर सब ये पूछेंगे कि भारत और चीन तो संबंध अच्छे कर रहे हैं, नेपाल चीन से संबंध अच्छे क्यों ना करे? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत इतनी बड़ी मार्केट है कि भारत के साथ चीन को चलना ही पड़ेगा। वो कहावत है कि बरगद जब बड़ा होता है तो उसके नीचे कोई पनपता नहीं, आप छांव में रह सकते हैं। तो वही हाल नेपाल का है। भारत इतना बड़ा बरगद है, चीन इतना बड़ा। रोहित, अगर जिस लिपुलेख का जिक्र आप कर रहे हैं, और अगर हम बात करें नेपाल की स्थिति का उपयोग ये कहें या फिर समय का उपयोग करें, नेपाल ने जिस तरीके से लिपुलेख को अपने मैप में शामिल कर दिया, तो ये तो जबरदस्ती शामिल करना हुआ ना। कानूनी तौर पर तो इसका कोई आधिकारिक पुष्टि है ही नहीं, तो ऐसे में भारत को नेपाल रोक ही नहीं सकता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नेपाल को भी ये पता है, नेपाल को भी ये पता है कि भारत के सामने वो नहीं खड़ा होता है। पाकिस्तान को भी ये पता है वो भारत के सामने नहीं खड़ा होता, लेकिन पाकिस्तान भी अपने मैप में दिखाता है ना कि कश्मीर हमारे हिस्से में है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारे हिस्से में है। वो पढ़ाते हैं ना कि 1947 में हम जीते थे, वो पढ़ाते हैं ना कि 99 में करगिल हम जीते थे, वो कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत हुई थी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो वो इतिहास को तोड़ मरोड़ आप कितना लीजिए, लेकिन वैश्विक नीति आप देखेंगे, वैश्विक मंच पर आकर देखेंगे तो सच्चाई आप सबको पता चलेगी, पूरी दुनिया को पता है कि सच्चाई क्या है। 99 कौन जीता, 47 में क्या हुआ, और कश्मीर किसका है ये पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन अपनी आवाम को खुश करने के लिए तो यही नेपाल में हुआ। वहां जब परिवर्तन का दौर हो रहा था, परिवर्तन का दौर चल रहा था चीन के इशारे पर, तब फिर वहां की सरकारें, वहां के जो हुक्मरान थे, उनको लगा कि इस तरीके से जनता को भरमाकर हम भारत के खिलाफ खड़ा कर देंगे तो जो सत्ता में है उनको भी गिरा सकते हैं, और हम यहाँ पर फिर जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना की जा रही है उसको भी तोड़कर हम यहाँ लंबे वक्त तक रह सकते हैं। और ये हुआ। नेपाल में बहुत अंदर तक घुस चुका है चीन, ये भी बहुत जानना जरूरी है कि नेपाल में भी चीन एकदम पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना चुका है। लेकिन भारत का भी दबाव बहुत ज़्यादा रहा, तो श्रीलंका वाले हालात वहाँ पर नहीं हो पाए और बांग्लादेश वाले हालात नहीं हो पाए। लेकिन वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ, अचानक से इस्तीफा होता है प्रधानमंत्री का, फिर नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हालांकि अब फिर केपी ओली शर्मा हैं, भारत से संबंध ठीक ठाक ही हैं उनके, और ऐसे में यही उम्मीद सब कर रहे हैं कि भारत के साथ अभी स्थिति नेपाल की ठीक रहेगी। लेकिन अगर लिपुलेख दर्रे की बात करें भारत और चीन के व्यापार की, तो ये बहुत पुराना जो रास्ता है भारत और चीन के बीच है। यहाँ से भारत चीन के करीब भी होगा,
भारत की मानसरोवर यात्रा भी यहाँ से बहुत करीब हो जाती है, लगभग 3-4 घंटे की कमी आ जाती है। सांस्कृतिक महत्व भी है भारत के लिए बहुत ज़्यादा लिपलेख दर्रे का, और ऐसे में भारत बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि लिपलेख दर्रे पर नेपाल इस तरीके की टिप्पणी करे। इसीलिए जैसे ही नेपाल ने ये बात कही, भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत आकर उसका खंडन किया और कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो आकर बैठकर बातचीत करते हैं, ये सब फालतू की बकवास करके बेवजह का तनाव उत्पन्न ना किया जाए तो बेहतर है। तो लिपलेख दर्रे से व्यापार अब शुरू होने जा रहा है, और एससीओ समिट के बाद जहां तक उम्मीद है कि फिर से आपको कोविड के पहले वाली स्थिति दिखेगी, दोनों देशों के बीच व्यापार होगा, और जो व्यापार पिछली बार 30 लाख अरब डॉलर का था वो 31 लाख अरब डॉलर का, वो अब की आप दोगुना मान लीजिए 60 लाख अरब डॉलर का आपकी व्यापार हो सकता है। क्योंकि भारत और चीन के बीच व्यापार इसलिए ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि दोनों देशों पर अमेरिका का टैरिफ है, भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ है रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा। तो भारत ने अब बहुत ज्यादा सामान जो अमेरिका भेजता था उसमें से बहुत कटौती करके हो सकता है चीन को ही बेचे, रूस को भी वो सामान बेचेगा। तो इस हिसाब से इसी पर एक आखिरी सवाल रोहित, की जिस तरीके से चाइना और भारत की नजदीकियां बढ़ रही है, जाहिर सी बात है ये अमेरिका के लिए अब खतरे की घंटी है निश्चित तौर पर। और अमेरिका को इस बात को समझ में आ रहा है, अमेरिका को इस बात की समझ अब ट्रम्प को हो गई होगी कि देखिए वो एक कहावत है कि किसी को इतना ही परेशान या किसी को इतना भी मत डराई कि वो डरना भूल जाए। हालांकि भारत बिल्कुल नहीं डरा किसी से, और इस वक्त एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि जब जयशंकर अमेरिका गए थे तो वहाँ पर दुनिया के और तमाम विदेश मंत्री और तमाम अधिकारी थे। जब ट्रम्प आए तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई, तालियां बजाने लगी, और पहली रो में बैठे थे एस जयशंकर और आंख में आंख मिलाकर बैठे ही रहे, ना उन्होंने ताली बजाई ना वो खड़े हुए। दुनिया कह सकती है कि जस्टर के तौर पर खड़ा हुआ जा सकता था, लेकिन वैश्विक मंच पर आपको अपनी ताकत दिखानी होती है, और जयशंकर ने वो ताकत वहां पर दिखाई थी कि जरूरी नहीं कि ट्रम्प के इशारे पर हम खड़े हों, बैठे तालियां बजाएं। तो ट्रम्प को उस दिन भी समझ में आया कि ये जयशंकर है या ये भारत है। ट्रम्प को इस बार भी समझ में आया कि मैं 32 बार 33 बार 300 बार बोल दूंगा सीज फायर मैंने करवाया, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं कहेंगे कि ट्रम्प गलत बोल रहा है, क्योंकि वो महत्व नहीं देते। अब ये ट्रम्प को समझ में आ गया है। वो भारत ने ये बता दिया है कि ट्रम्प की हैसियत इतनी ही है कि हमारे यहाँ का एक अधिकारी आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहेगा जो ट्रम्प कह रहे हैं वो गलत है, हमें अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए जो सही लगेगा हम उसी तरीके से व्यापार करेंगे। तो ट्रम्प को ये बातें अब समझ में आ रही हैं कि भारत उनके दबाव में नहीं आ रहा है, इसीलिए 25% टैरिफ, रेसिप्रोकल और फिर एक्स्ट्रा टैरिफ 25% का। लेकिन जैसे ही पुतिन से मुलाकात हुई, रुख नरम पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि आगे एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगानी थी 50% के आगे, जो 27 तारीख से लग रही है 25% एक्स्ट्रा, उसके लिए मैं 3 हफ्ते सोचूंगा, और अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर एक्स्ट्रा टैरिफ रूस के दोस्तों पर नहीं लगेगा। तो ट्रम्प का भी रुख अब नरम पड़ रहा है, और उनको भी ये समझ में आ रहा है कि जो नोबेल प्राइज लेने की वो भूख है वो कम से कम चीन, रूस और भारत तो नहीं पूरी होने देंगे, क्योंकि न भारत मानने को तैयार है कि सीज फायर आपने करवाया, न रूस रुकने को तैयार है कि यूक्रेन से हम युद्ध खत्म कर देंगे। रूस ने भी कहा कि रूस की संप्रभुता के लिए जो सही होगा तब हम युद्ध खत्म करेंगे, और यूरोपियन यूनियन का हस्तक्षेप तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ट्रम्प को यह समझ में आ गया कि ये एक दोस्ती RIC जो है रसिया, इंडिया, चाइना, ये एक दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है, और इसके आगे ट्रम्प का भी वही हाल होगा जो 99 में अमेरिका का हुआ। 99 में जब जब भारत ने परमाणु किया, करगिल जब हुआ, और उससे पहले जब परमाणु का हमने किया, तब इतने सैंक्शन भारत पर लगा दिए, इतने प्रतिबंध लगा दिए कि आज तक वो प्रतिबंध हट रहे हैं, आज तक हटाए जा रहे हैं। लेकिन 2001 में आते आते अमेरिका को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि भारत ने कह दिया कि नहीं होगा हमारे पास टमाटर तो हम नहीं खाएंगे, हमारे पास आपके यहाँ से जो चीज़ें आ रही नहीं होगा तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, हम परमाणु संपन्न होना चाहते तो, और हो गए। बाद में भारत की परमाणु न्यूक्लियर डील भी अमेरिका से हुई। तो वही हाल बहुत ज़्यादा 6 महीने, 8 महीने या साल भर फिर से वही हाल होगा अमेरिका का जो 99 में हुआ था करगिल के बाद, और ट्रम्प सरेंडर करेंगे। बिल्कुल रोहित, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही भारत हमेशा से ही अपने नीति और रीति को लेकर तटस्थ रहा है, और भारत ने जिस तरीके से अपना रुख नेपाल की तरफ साफ किया है कि हम आपके साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते, और इसके साथ ही भारत कभी वो काम नहीं करेगा जिसमें नियमों का उल्लंघन हो। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या नेपाल इन तमाम चीजों को समझ पाता है या फिर कोई गलत कदम उठाता है। रोहित, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।